नज़र आ रही हैं अभी? चलो अभी स्टार्ट अभी किया आ रही है जाए। सर। यस सर। ओके, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो जो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स हमने आज कवर करनी है उसमें कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स, इन तीनों टाइप्स को हमने इंशाल्लाह कवर करना है। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स, कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स आर डिफाइंड along a continuum of times। इस बात का मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को हम जब डिफाइन करते हैं तो जो एक्स एक्सिस है जिस पे हमारा टाइम वेरिएबल है, तो वो टाइम वेरिएबल एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होगा। और इस बात को यूँ भी समझा जा सकता है कि टाइम यहाँ पर एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में है। और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होता है? जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से कोई भी वैल्यू ले सकता है। इसी बात को इस अंदाज में भी कहा जा सकता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कि द डोमेन ऑफ कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड एज टी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। और सेट ऑफ रियल नंबर्स में अब आप देखें कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का हमें थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सेट ऑफ रियल नंबर्स बेसिकली जितने भी सेट्स हैं नंबर्स के, उनमें से सबसे बड़ा सेट है। इसमें तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर्स सब जो हैं वो शामिल हैं। तो अगर हम देखें कि टाइम जो है फिर उसकी इन्फिनाइट वैल्यूज़ होंगी। टाइम की वैल्यू 0.1 भी हो सकती है, 0.11 भी हो सकती है, टाइम की वैल्यू 0.1109 भी हो सकती है। यानी कि टाइम की तमाम वैल्यूज़ पे ये सिग्नल डिफाइंड होगा। तो ऐसे सिग्नल को हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल कहेंगे। और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि गिवन जो वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज में से कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप एक रूम का टेम्परेचर नोट करते हैं, तो रूम का टेम्परेचर 36.9, 40.2, 30.3 इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। तो जो एक गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज़ है उसमें से अगर हमारा वेरिएबल कोई भी वैल्यू अडॉप्ट कर सकता हो, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हो, तो उसको कॉन्टीन्यूस वेरिएबल कहा जाता है। तो समराइज़ करते हैं बात को। कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल बेसिकली ऐसा सिग्नल होगा जहाँ पर कि टाइम वेरिएबल जो है, एक्स एक्सिस का जो वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होगा। और कॉन्टीन्यूस वेरिएबल वो होता है जो कि जिसकी वैल्यूज़ सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही होती हैं। मैट लैब में अगर कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल प्लॉट करना है तो उसके लिए छोटा सा स्क्रिप्ट ये मैंने लिखा है। टाइम को पहले डिफाइन कर लिया वेक्टर की फॉर्म में। टाइम की वैल्यूज़ -2 पाई से 2 पाई तक हैं। और जो इंक्रीमेंट है यानी कि जो डिफरेंस होगा दो कंजेक्टिव वैल्यूज़ का, वो पाई/64 होगा। और ये अच्छा, उसके बाद हमने प्लॉट की कमांड यूज़ की है। कॉन्टीन्यूस टाइम फंक्शन जो है उसको प्लॉट करने के लिए, उसका उसका ग्राफिकल व्यू देखने के लिए प्लॉट की कमांड मैटलैब में इस्तेमाल होती है। बाकी एक्स लेवल से एक्स एक्सिस को आपने मार्क किया है कि एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है एक कॉन्टीन्यूस वेरिएबल की फॉर्म में। और वाई लेवल की कमांड से आपने वाई एक्सिस के ऊपर मार्किंग किया, वो आपको लिखी हुई नज़र आएगी कि ये एक सर आवाज स्लो आ रही है सर। अच्छा अच्छा चलें। दरमियान में शायद आपके फ़ोन पे कॉल आ रही थी कोई, तो उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ आई है। अभी क्लियर आ रही है आपको आवाज़ मेरी? आवाज स्लो आ रही है सर, बिल्कुल स्लो है। अच्छा अच्छा, चलें कोशिश करें सुनने की। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो मैंने शेयर करनी है आपसे इंशाल्लाह। इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी शेयर करूँगा आपसे। ठीक है सर। उसके बाद वाई लेबल है। वाई लेबल में कॉन्टीन्यूस टाइम साइन सिग्नल, ये आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ आएगा। और टाइटल की कमांड इसलिए होती है कि ग्राफ के ऊपर जो है वो जो एक टाइटल या एक हेडिंग की फॉर्म में आ जाए कि ये किस चीज़ का ग्राफ है। तो ये कोड लिख के बेसिकली हम एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को प्लॉट करना चाह रहे हैं, साइन फंक्शन को। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा मैटलैब में। अब आप नोट करें कि एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज़ हैं और टाइम की हर वैल्यू पे इस फंक्शन की कुछ वैल्यू है, कुछ ये इसकी कुछ मैग्नीट्यूड बन रही है। अगर टाइम की वैल्यू आप लेते हैं -6 तो उस पर ये सिग्नल डिफाइंड है। अगर टाइम की वैल्यू आप लेते हैं -5 उस पर भी ये सिग्नल डिफाइंड है। टाइम की वैल्यू -5.25 लेते हैं उस पर भी सिग्नल डिफाइंड है। तो टाइम की जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उस पर इन्फिनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं टाइम की। तो टाइम की हर वैल्यू पे ये सिग्नल डिफाइंड है। इस सेंस में इसको कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल कहा जाता है। अच्छा शाह जी, ये कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें। हेलो हेलो, शाह जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
हेलो। जी जी, मैं ये कह सर रहा हूँ ये कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। स्क्रीन अच्छा, नज़र आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का समझ में आया क्या बात हुई है? हेलो। 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 डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अच्छा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को कंटिन्यू करते हैं आगे। Discrete time signals are defined at discrete times. So independent variable has discrete values. तो बेसिकली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जिसमें कि जो टाइम वेरिएबल है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं या इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड एज सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। बेसिकली हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को एक नंबर्स के सीक्वेंस के तौर पे जो है वो लेते हैं। और हेलो। अभी सही हुई है ऐसा? चलें, वाजिम अभी सही है। सही सही हो गया। ठीक है, ठीक है। और डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब ये है कि इंटीजर वैल्यूज़ हो सकती हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में टाइम की। इस वजह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को सीक्वेंस ऑफ नंबर्स भी कहा जाता है। और मज़ीद मैथमेटिकल फॉर्म में इसका कॉन्सेप्ट लेना है तो हम ये कहेंगे कि डोमेन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन बिलोंग्स टू जी। यानी कि एन जो है वो टाइम को शो करेगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। तो एन जो है उसकी इंटीजर वैल्यूज़ होंगी, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इस अंदाज में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम डिफाइन करते हैं। मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैटलैब में आ जाते हैं। लेट मैंने एन को डिफाइन किया, एन की वैल्यूज़ -10 से 10 तक हैं और इंटीजर वैल्यूज़ होंगी -10, -9, -8 एंड अप टू 7, 8, 9, 10। जिसमें 21 वैल्यूज़ बनेंगी। वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एन। इन्हीं वैल्यूज़ का आपने साइन कैलकुलेट कर लिया, उसको वाई में सेव कर लिया। उसके बाद मैटलैब में डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जो है ना उसका ग्राफ बनाने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए स्टेम की कमांड है। तो स्टेम करवा लिया एन के साथ वाई को। और एक्स लेवल में डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमें डिस्क्रीट टाइम साइन सिग्नल नज़र आएगा और बेसिकली ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एग्जांपल बन जाएगी ओवरऑल। तो बेसिकली अब इसमें ये है कि इस कोड को आप मैटलैब में रन करेंगे तो आपको इस टाइप का ग्राफ नज़र आएगा। तो आप इसमें देखें कि एक्स एक्सिस पे टाइम की वैल्यूज़ हैं लेकिन सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ पे टाइम जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और उस पर बेसिकली सिर्फ जो टाइम की इंटीजर वैल्यूज़ हैं उस पर सिग्नल डिफाइंड है। यानी कि -9 पे आपको सिग्नल की कुछ वैल्यू नज़र आ रही है, -8 पे, -7, -6, -5, -4 एंड सो ऑन। इस तरह से पॉजिटिव साइड पे भी 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन 7, 8, 9, 10। सिर्फ टाइम की इंटीजर वैल्यूज़ पे ये सिग्नल डिफाइंड है। तो इस अंदाज में हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिफाइन करते हैं। हेलो। हेलो, आ रही है सर? हाँ शागार, यहाँ पर एक सेकंड के लिए रुकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई कन्फ्यूजन है अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में और कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में, तो प्लीज़ पूछ लें। सर वो सर क्लियर हो गया सर। ऐसा सिग्नल होता है जिसमें टाइम भी डिस्क्रीट हो और एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो। जी ऐसा होता सिग्नल है, हो वो सकता है? वो अभी हम पढ़ने लगे हैं। डिजिटल ठीक है सिग्नल सर। कहते हैं उसको। ठीक है ठीक है, सर। डिजिटल ठीक है सिग्नल। सर। The signals with ठीक है discrete सर। amplitude and discrete time are called digital signals। तो ऐसा सिग्नल जो कि जिसकी एम्पलीट्यूड भी डिस्क्रीट हो और जिसमें टाइम की वैल्यू भी डिस्क्रीट हो, दोनों वैल्यूज इंटीजर हों, उसको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है।
ये छोटा सा मैटलैब कोड मैंने लिखा है, इससे हम डिजिटल सिग्नल प्लॉट कर रहे हैं। बेसिकली उसी तरह से एन की वैल्यूज़ पहले डिसाइड कर लें -10 से 10 तक, और y इज इक्वल टू साइन ऑफ एन, और साइन ऑफ एन को फिर मैंने ना क्वांटाइजेशन करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया है वंस और जीरोस में। y इज़ ग्रेटर दैन जीरो वाली लॉजिक लगाई है कि जो भी बीच में सीक्वेंसेस जो हैं वो बेसिकली हैं ज़ीरो से लार्ज हैं, उनको वन कर दिया जाए, इनकी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो वो बेसिकली वन बन जाएंगी। इसको स्टेम करके इसका ग्राफ जनरेट करेंगे। बाकी एक्स लेवल वाई लेवल का मीनिंग आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा पिछले एग्जांपल्स में से। अब आप यहाँ पर देखें कि सिग्नल की वैल्यूज़ जो है, सिग्नल की जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो है या वन है, इसके अलावा सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं बन रही। -9 पे सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो है, -8 पे ज़ीरो, -7 पे ज़ीरो, -6, -5 और -4 पे वन है। बाकी नेक्स्ट 1 2 3 4 सैम्पल्स पे सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो है, फिर 3 सैम्पल्स में सिग्नल की वैल्यू वन है। तो इस टाइप का सिग्नल जहाँ पर कि टाइम की वैल्यूज़ भी डिस्क्रीट हैं, टाइम की वैल्यूज़ इंटीजर हैं, और एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वाई एक्सिस पे वो भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं या इंटीजर्स हैं, ऐसे सिग्नल को बेसिकली आप डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो ठीक है सर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। सिस्टम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स, डिजिटल सिस्टम्स और इंटरफेस सिस्टम्स। कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है, ऐसे सिस्टम्स जिनकी इनपुट जो है वो कॉन्टीन्यूस हो, यानी कि एक्स ऑफ टी, टी जो है वो डीएसपी बुक्स में आमतौर पे कॉन्टीन्यूस टाइम जो होता है, ऐसा टाइम वेरिएबल जो कि कॉन्टीन्यूस नेचर का है, उसको शो करने के लिए टी का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम की जो इनपुट है वो एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होगा, और इसकी जो आउटपुट है वो भी एक कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल होगा। तो ऐसा सिस्टम जिसमें कि इनपुट आप कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और वो उसको ट्रांसफॉर्म करके जो आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है वो भी कॉन्टीन्यूस टाइम जो है वो सिग्नल होता है। तो ऐसे सिस्टम को कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम पे आते हैं। ऐसा सिस्टम जिसको इनपुट के तौर पे आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रहे हैं और वो उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एज आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे सिस्टम को आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम कहेंगे। इसी तरह से डिजिटल सिस्टम को भी सेम अंदाज में डिफाइन करेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसकी इनपुट डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में है और वो उसको ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट प्रोड्यूस करता है डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में, तो ऐसे सिस्टम को डिजिटल सिस्टम कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस सिस्टम्स हैं। ये बेसिकली ऐसे सिस्टम्स हैं कि इनको हम जो है ना हर प्रैक्टिकल सिस्टम में ऑलमोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं, और इनका पर्पज़ क्या होता है कि देखें, कॉन्सेप्ट ये है कि अक्सर जो फिज़िकल सिग्नल्स होते हैं जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं रियल लाइफ से, वो उसमें से अक्सर सिग्नल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूस टाइम नेचर के होते हैं, और कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स को हम एनालॉग सिग्नल्स भी कहते हैं। जबकि अगर आपने सिग्नल की डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है तो आपको फिर वो सिग्नल जो है वो डिजिटल फॉर्म में रिक्वायर्ड है। तो इस मकसद के लिए हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स को यूज़ करते हैं, जो कि कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल के जरिए से हम इन दोनों सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। लेट आपके पास माइक्रोफोन है, और आपने माइक्रोफोन से क्या करना है कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो साउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑडियो सिग्नल में, माइक उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज कर देगा। अब वो जो आपके पास रिकॉर्ड आया है आपकी साउंड का, जिसको आप ऑडियो सिग्नल कहते हैं, उसको आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की मदद से डिजिटल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जो आपको डिजिटल सिग्नल हासिल होगा उसको कंप्यूटर से प्रोसेस करेंगे, उसके ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग का कोई भी एल्गोरिदम आप अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा वो डिजिटल होगा, तो उसको दोबारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मदद से दोबारा आप कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल में चेंज करेंगे, एनालॉग फॉर्म में चेंज करेंगे, और लाउड स्पीकर से उसको प्ले कर लेंगे ताकि आप उसको सुन सकें। लिसनिंग के लिए आप उसको दोबारा लाउड स्पीकर से साउंड में चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों स्टेजेस में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की ज़रूरत है, और डिजिटल फॉर्म में प्रोसेसिंग के बाद डिजिटल सिग्नल को दोबारा एनालॉग सिग्नल में चेंज करना होगा, वहाँ पर आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की ज़रूरत है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये दोनों इंटरफेस सिस्टम्स कहलाते हैं। अच्छा शाह खालिद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मुझे बताएं कि इन चारों टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें। नहीं है सर, बिल्कुल। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? ओके। नेक्स्ट हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है
आज के लेक्चर का वो है बेसिक सीक्वेंसेस इन डीएसपी। कुछ सिग्नल टाइप्स हैं जो कि डीएसपी की स्टडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम स्टडी करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यूनिट सैंपल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स भी इसको कहते हैं। यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ये सबसे सिंपलेस्ट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है और उसकी डेफिनेशन ये है कि एक्स एक्सिस पे अगर एन की वैल्यू ज़ीरो है तो एन की वैल्यू ज़ीरो पे सिग्नल की वैल्यू 1 होगी और एन की वैल्यू ज़ीरो के अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वहाँ पर सिग्नल की वैल्यू ज़ीरो होगी। और इसको ग्राफिकली भी आप देखें कि एन की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं एक्स एक्सिस पे टाइम की, डिस्क्रीट टाइम वैल्यूज़ हैं काफ़ी सारी। सिर्फ ज़ीरो पे सिग्नल की वैल्यू 1 है और बाकी तमाम वैल्यूज़ ऑफ एन पे, तमाम वैल्यूज़ ऑफ टाइम पे सिग्नल की मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। ऐसे सिग्नल को यूनिट सैंपल सीक्वेंस या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस कहा जाता है। नेक्स्ट सिग्नल टाइप देखते हैं, यूनिट स्टेप सीक्वेंस। यूनिट स्टेप सीक्वेंस बेसिकली किस तरह डिफाइन किया जाता है, यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1 फॉर एन ग्रेटर दैन 0। जब एन की वैल्यूज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हैं तो सिग्नल की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यूज़ लेस दैन 0 यानी कि एन की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए सिग्नल 0 है। और इसको बेसिकली यूनिट सैम्पल्स जो कि एन इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहे हैं उनकी एक सीरीज़ के तौर पे समझा जा सकता है। यानी कि एन की वैल्यू जब 0 है तो ये सिग्नल जो है वो 1 है और एन की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए सिग्नल की वैल्यू 1 होगी और एन की वो वैल्यूज़ जो कि लेस दैन 0 हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, उनके लिए सिग्नल जो है वो 0 होगा, डिफाइंड नहीं होगा। सॉरी, 0 नहीं कह सकते, फिर आप ये कहेंगे कि वहाँ पर डिफाइंड नहीं है। और बेसिकली अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ रुकते हैं उसके लिए। एक रिलेशनशिप है यूनिट सैंपल सीक्वेंस और यूनिट स्टेप सीक्वेंस में, और वो रिलेशनशिप क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें होता इस तरह से है कि आप देखें, ज़रा गौर करें, कि आपके पास यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस है। तो यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को अगर आप रिपीट करें, एन इक्वल टू 1 पे भी ड्रा करें, एन इक्वल टू 2 पे भी ड्रा करें, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4 पे, तो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, यूनिट स्टेप सीक्वेंस बन जाएगा। तो आप इस बात को यूँ कह सकते हैं, वैसे तो हमने इसको आगे डिटेल में देखना है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि दोनों सिग्नल्स का आपस में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी है। तो बेसिकली अगर आप ये कहें कि यूनिट स्टेप सीक्वेंस सम है शिफ्टेड इम्पल्सेस का, तो ये इसका रिलेशनशिप बनता है दोनों का। यानी कि इस यूनिट सैंपल सीक्वेंस को या यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस को आप शिफ्ट करें टाइम की इंटीजर वैल्यूज़ पे, तो बेसिकली इसकी मल्टीपल टाइम्स शिफ्टिंग से आपके पास यूनिट स्टेप सीक्वेंस बन जाएगा। इसी तरह से जो यूनिट स्टेप सीक्वेंस है उसका अगर डेरिवेटिव ले लें, या उसको डेरिवेटिव को क्या कहते हैं सॉरी, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में उसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। यानी कि अगर आपके पास ये यू ऑफ एन है तो आप इसकी इस चीज़ की पहले एक शिफ्टेड कॉपी प्रिपेयर करें, इसको एक यूनिट का शिफ्ट दे दें टुवर्ड्स राइट, फिर ओरिजिनल में से जो शिफ्टेड वर्जन है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। सिर्फ आपके पास एन इक्वल टू 0 पे 1 आ रहा होगा, बाकी तमाम सैंपल 0 होंगे। तो इस अंदाज में इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी है, यूनिट सैंपल सीक्वेंस का और यूनिट स्टेप सीक्वेंस का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको दोनों जो सिग्नल टाइप्स हमने देखे हैं, यूनिट इम्पल्स और यूनिट स्टेप? सही है सर, बिल्कुल। ठीक हो गया। चलें, कोई पॉइंट अगर समझ में ना आया यस तो सर, काइंडली पूछ लीजिएगा। यस सर, सही है बिल्कुल सर। ओके, नेक्स्ट सिग्नल टाइप है साइनोसॉइडल सीक्वेंस। द रियल साइनोसॉइडल सीक्वेंस हैज द जनरल फॉर्म। साइनोसॉइडल सीक्वेंस को मैथमेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस 5, और एन की वैल्यूज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। जो आपको नज़र आ रहा है कैपिटल ए लेटर लिखा हुआ है, ये सिग्नल की एम्पलीट्यूड को डिफाइन कर रहा है, और फाइ जो है वो बेसिकली सिग्नल का फेज है, और ये दोनों रियल नंबर्स हैं या रियल कॉन्स्टेंट्स हैं। क्वांटिटी ओमेगा नॉट ये साइनोसॉइडल सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, और इसको हम रेडियंस पर सैम्पलिंग इंटरवल की फॉर्म में मेजर करते हैं। और द वैल्यूज ऑफ दिस सीक्वेंस कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन प्लस माइनस ए एज शोन इन फिगर। फिगर में आप अगर देखें तो तो बेसिकली इसमें होता है इस तरह है कि आप इसमें अगर देखें डायग्राम में तो ए की वैल्यू जो है वो 1 है, लेकिन जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो चेंज इस वजह से हो रही है कि कॉस की वैल्यूज़ चेंज होंगी। मेगा नॉट की डिफरेंट वैल्यूज़ पे कॉस की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, तो 1 से लेस भी फिर आपको सैम्पल्स मिलेंगे। और बेसिकली ये 30 सैम्पल्स प्लॉट किए गए हैं कोसाइन सिग्नल के। तो कोसाइन और साइन ये दोनों साइनोसॉइडल सीक्वेंस कहलाते हैं।
क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी दोनों चेंज हो रहे होते हैं। अब आप देखें कि n इक्वल टू 0 पे इसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, उसके बाद n इक्वल टू 1 पे, n इक्वल टू 2 पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड हैं इसकी टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ पे, और फिर एक स्टेज पे आके फिर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ रही हैं, यानी कि सिग्नल अपनी पोलैरिटी को भी चेंज कर रहा है। तो ऐसे सिग्नल्स को साइनोसॉइडल सीक्वेंस कहा जाता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। Exponential sequence has the general form defined by x of n is equal to a into a raised to power n, और n की वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं, और इसमें कैपिटल ए और स्मॉल ए रियल या कम्प्लेक्स वैल्यूज़ हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। और अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों रियल नंबर्स हैं तो एक्स ऑफ एन आपका जो है वो रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस होगा, और ए की वैल्यूज़ -1 से 1 तक आप ले सकते हैं। जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ एन होगी वो बेसिकली डिक्रीज़ हो रही होगी मैग्नीट्यूड में अगर आप एन को इंक्रीज़ करते हैं, और अगर ए की वैल्यू 0 से 1 तक है तो उस सूरत में एक्स ऑफ एन जो है वो अपना साइन चेंज कर रहा होगा, क्योंकि ए नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू की इवन पावर हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, और नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर ऑड है तो आंसर जो है वो सारी बात है कि नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से ये डिफाइन हो रहा है। अगर ए जो है वो उसको अगर आप पोलर फॉर्म में लिख लें, ए मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज़ टू पावर j5, और स्मॉल ए जो है उसको भी आप लिखें कार्टेशियन फॉर्म में सिग्मा नॉट प्लस जे ओमेगा नॉट, तो ये कम्प्लेक्स वैल्यूज़ बन जाएंगी, कम्प्लेक्स वैल्यूज़ होंगी, कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। उस सूरत में कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल किस तरह बनेगा, ए मैग्नीट्यूड इंटू ए ई रेज़ टू पावर j5 ई रेज़ टू पावर सिग्मा नॉट एन प्लस जे ओमेगा नॉट एन, और इसको आप इस तरह सम अप करके लिख सकते हैं, ए मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर सिग्मा नॉट एन ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस 5। और नेक्स्ट स्टेप में तो आपके पास ये टर्म है ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन प्लस 5, इसको आइलर्स फार्मूला से एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस 5 प्लस जे और साइन ओमेगा नॉट एन प्लस 5 बन जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो ओरिजिनल इसके साथ वैल्यू लिखी हुई थी ए मैग्नीट्यूड इंटू ई रेज़ टू पावर सिग्मा नॉट एन के साथ, तो इस तरह से आ जाएगा जैसे लिखा हुआ स्लाइड में, ए मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर सिग्मा नॉट एन कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस 5 प्लस जे ए मैग्नीट्यूड ई रेज़ टू पावर सिग्मा नॉट एन साइन ओमेगा नॉट एन प्लस 5। और अगर सिग्मा नॉट ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो जो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज होंगी सीक्वेंस की वो ऑसिलेट कर रही होंगी, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ करेगी। ऑसिलेट करने का मतलब ये है कि बेसिकली जो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनका जो उनकी जो मैग्नीट्यूड है एक तो उसमें भी चेंज आ रहा होगा, और उसमें और उनका ऑसिलेटरी बिहेवियर होगा। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि स्टार्ट में हमने इस तरह बात की थी सिग्नल को डिफाइन करते हुए कि अगर ए की वैल्यूज़ -1 से 1 है तो सिग्नल किस टाइप का बनेगा। यहाँ पर देखें ज़रा प्लॉट में देखें, अगर सिग्नल में ए की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है तो उसकी मैग्नीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी अगर आप एन की वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अगर ए की वैल्यूज़ -1 से 0 के दरमियान है, नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो उसके इसमें सिग्नल का जो है ना वो बिहेवियर अल्टरनेटिंग होगा, एक पॉजिटिव सैंपल एक नेगेटिव सैंपल, एक पॉजिटिव सैंपल एक नेगेटिव सैंपल। तो इस तरह से ये बेसिकली अल्टरनेटिंग सीक्वेंस बनेगा, अल्टरनेटिंग डिकेइंग सीक्वेंस। उसके बाद कम्प्लेक्स साइनसॉइडल सीक्वेंस है, ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस का एक स्पेशल केस है जहाँ पर कि स्मॉल ए जो है वो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट की फॉर्म में आप लिखेंगे, और एक्स ऑफ एन बन जाएगा ए इंटू ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट एन, और इसको आइलर्स फार्मूला से एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये ए इंटू कॉस ओमेगा नॉट एन प्लस जे इंटू ए साइन ओमेगा नॉट एन बन जाएगा, और इस सीक्वेंस को हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आके बेसिकली टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस कंप्लीट हो रही हैं, तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछना है। हेलो, हेलो, तो आ रही है सर। जी आवाज़ तो आ रही है आपको, कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लें। हेलो, नहीं सर, कंप्लीट नहीं है। ओके ठीक है एक लाइन में सर जी। कम्प्लेक्स साइनसोइडल में सर जी बेसिक डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस चीज़ में? जी जी, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्लीज़ रिपीट कर दें। साइनसोइडल सीक्वेंस और कम्पाइनसोइडल सीक्वेंस।
कम्प्लेक्स साइनसॉइडल सीक्वेंस बेसिकली साइनसॉइडल सीक्वेंस है, लेकिन कम्प्लेक्स है। इसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट है। आप जरा इक्वेशन देखें स्लाइड पे, इक्वेशन 2.8। इसमें आप देखें कि ए इंटू कॉस मेगा नॉट एन, ये इसका रियल पार्ट है, और जे के साथ जो पार्ट लिखा हुआ है जे इंटू ए साइन ओमेगा नॉट एन, ये इसका इमेजनरी पार्ट है। जैसे आप कम्प्लेक्स नंबर स्टडी करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। तो इसी तरह से ये एक साइनसॉइडल सीक्वेंस है, लेकिन इसका कम्प्लेक्स नेचर इस तरह से शो हो रही है कि इसका एक रियल पार्ट है और एक इमेजनरी पार्ट है। इस तरह हम इसको डिफाइन करते हैं। हेलो, ठीक है सर, अगर समझ आई है बात आपको? सही है। ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हमें एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम कि मैंने 30 मिनट्स का सेशन जब अरेंज किया था जूम पे, 30 मिनट्स का सेशन होता है। तो अभी सेशन यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है, 2 मिनट रह गए हैं। तो शुएब, शुएब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? किसका? अभी ना तकरीबन 15 मिनट के बाद 2:30 पे अगला सेशन शुरू होगा। ठीक है? ठीक है। ठीक, तो वो मैं आपको डिटेल्स ग्रुप पे शेयर करता हूँ सबको, तो फिर काइंडली वो सारे ज्वाइन करें। ठीक सर, फिर मैसेज। ठीक है शाह खालिद? अच्छा चलें, सही हो गया, ठीक है, थैंक यू।